महाराष्ट्र की सियासत में शह और मात का खेल लगातार जारी है। नमस्कार, दिन के 12:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अब से कुछ देर पहले शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने सीधी चेतावनी दी है। एक तरह से भड़काने वाला बयान उनकी ओर से दिया गया है और दो टूक ये कहते हुए वो नजर आए कि अगर विधायक नहीं मानते हैं तो फिर उसका अंजाम कुछ अलग हो सकता है। शिव सैनिकों के गुस्सा, आक्रोश और आग लगने वाले बयान के फौरन बाद आपको बताते चले पुणे में बागी विधायक के दफ्तर पर हमला और तोड़फोड़ हुआ, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ गई। गुस्साए शिव सैनिकों ने शिंदे कैंप के विधायक तानाजी सावंत के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की, जमकर हंगामा किया। कल नासिक और अहमदनगर में शिंदे के पोस्टर भी फाड़े गए थे। जिस तरह की तस्वीर इस वक्त महाराष्ट्र में बनी हुई है, आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल, लेकिन शतरंज की बिसात यहां पर बिछाई गई है। हर एक प्यादे चले जा रहे हैं दोनों ही तरफ से, चाहे वो शिंदे गुट हो चाहे फिर वो उद्धव ठाकरे का गुट हो। एक दूसरे को धमकी भी दी जा रही है। एक तरफ जहां चिट्ठी जारी करके शिंदे अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना आगे की ओर बढ़ती हुई। अलग अलग हिस्सों में आपको बता दें, जिस तरह की तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई हैं, उससे सवाल खड़ा हो गया है कि बागियों का अब आगे क्या होगा। बागी क्या लौटेंगे मुंबई या फिर गुवाहाटी से ही अपनी चाल शतरंज की राजनीति के इस बिसात पर चलते रहेंगे। सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, सीधे आपका रुख करते हुए, अभी की स्थिति यह हो चुकी है कि संजय राउत अब खुलकर ऐलान कर रहे हैं, खुलकर धमकी देते हुए। अब तो अगर मगर की गुंजाइश भी नहीं दिखती उनकी जुबान में। स्थिति महाराष्ट्र की क्या बनी हुई है और अब से आधे घंटे के बाद जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है शिवसेना की, उसको लेकर क्या है खबर? जी देखिए चित्रा, हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल, और किस तरीके से मैं आपको बता दूं कि शिवसेना अब ये मैसेज दे चुकी है कि बहुत हो गई प्यार से बातचीत, 2 दिन के लिए बहुत प्यार से बातचीत हो गई है, अब डर की राजनीति होगी। साफ तौर पे उन्होंने पहले तो जिस तरीके से कह दिया कि शिवसैनिक रास्ते पर उतरेंगे और शिवसैनिक रास्ते पर उतरे भी, और अब उन्होंने कहा है कि अब किस तरीके से तोड़फोड़ भी होगी, तलवारें भी चलेगी, और इसका सीधा असर अब हमें महाराष्ट्र की सड़कों पर दिख रहा है। किस तरीके से तानाजी सावंत की जो पुणे में ऑफिस है उसमें किस तरीके से तोड़फोड़ हुई है वो साफ आप देख सकते हैं। वहीं पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की तो बात करें तो थाने में धारा 144 लगा दी गई है। पुणे और मुंबई में यहां पर पुलिस कमिश्नर लगातार बैठक कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ अब दूसरी सबसे अहम खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है वो भी अब इकट्ठा होने वाला है थाने में, जहां पर एक तरफ बड़ी खबर के बाद मैं फौरन लौट रही हूं। महाराष्ट्र संकट को लेकर बीजेपी का मंथन तेज हो गया है। मैं फौरन सौरभ आपके पास लौटूंगी। भारतीय जनता पार्टी का भी मंथन तेज हो गया है। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के घर पर बड़ी बैठक बुलाई गई है। विपक्षी नेताओं की यह बैठक है। आपको बता दें, अब तक तो पर्दे के पीछे से जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी के भीतर कि दरअसल पर्दे के पीछे से सारा का सारा खेल बीजेपी का है और यही है महाशक्ति। लेकिन अब विपक्षी नेताओं के साथ फडणवीस की ये बैठक, कुछ नेता देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंच चुके हैं। क्या खबर है इस बाबत, सौरभ? जी देखिए, जिस तरीके से फिलहाल देवेंद्र फडणवीस के घर पे बैठक शुरू हो चुकी है वो काफी ज्यादा अहम हो जाती है। ये इसलिए क्योंकि शिवसेना में जो है उद्धव वर्सेस एकनाथ शिंदे ग्रुप, ये माहौल काफी ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। हालात हाथ से गुजर ना जाए इसलिए बीजेपी को जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। देखिए, एक तरफ शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो एक डर का माहौल पैदा कर रही है, क्योंकि गुवाहाटी में आप सारे एमएलएस बैठे हैं, आपका पूरा परिवार महाराष्ट्र में है, के सारे लोग महाराष्ट्र में हैं, तो यहां पर क्या कुछ हो सकता है। तो एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत उद्धव सेना आगे बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हाथ पर हाथ धरे बैठी नहीं रह सकती। चुप्पी बहुत लंबे समय से साधी हुई है बीजेपी ने। अब समय आ चुका है कि कुछ कदम उठाया जाए, क्योंकि इस तरीके से अगर हालात रह गए तो उद्धव सेना को कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि देखिए, डर का माहौल एक तरफ, जो जिस तरीके से तोड़फोड़ हो रही है, तो अब देखिए बीजेपी की जो बैठक होने जा रही है, ना सिर्फ उनके एमएलए है, साथ ही सारे निर्दलीय एमएलए भी वहां पर ये जो डर और तोड़फोड़ का माहौल होता है सौरभ, ये बातचीत के रास्ते में बाधक बनता है। यानी कि कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि अब जो बातचीत की गुंजाइश लग रही थी बागी विधायकों और उद्धव ठाकरे गुट के बीच में, वो फिलहाल खत्म होती हुई नजर आएगी अगर इसी तरह की स्थिति बनी रही। अशोक सिंघल भी मेरे सहयोगी गुवाहाटी से जुड़े हुए हैं। अशोक को जरा आप टीवी स्क्रीन पर दिखाइए। अशोक, सीधा सा सवाल आपसे, आपके सूत्र सबसे ज्यादा मजबूत, गुवाहाटी में आप पहुंचे हुए हैं, जो बागी विधायक हैं उनके खेमे से क्या खबर आ रही है? अब तो तोड़फोड़ भी महाराष्ट्र में उनके दफ्तर और घरों पर शुरू हो चुकी है। ऐसे हम आगे की स्ट्रैटेजी इन लोगों की क्या रहने वाली है अशोक?
देखिए आर पार के मूड में है। अभी संजय राउत ने बोला कि सड़कों पे उतरेंगे शिव सैनिक, तलवारें चलेंगी, झुकने वाले नहीं है, शिव सैनिक लड़ाई लड़ेगा। इधर एकनाथ शिंदे का गुट बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है, लीगल लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे डटे हुए हैं वो लोग, और वो भी झुकने वाले नहीं है। उन्होंने साफ मन बना लिया है कि अब राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी की बैठक हो रही है शिवसेना की, उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन एकजुट है, और कहा, उन्होंने चिट्ठी लिख करके साफ तौर से कहा है कि अगर हमारे परिवारों को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेवारी उद्धव ठाकरे की होगी, शरद पवार की होगी, संजय राउत की होगी। साफ है मैसेज दोनों तरफ से, ना शिव सैनिक झुकेंगे, ना एकनाथ शिंदे का गुट झुकेगा। आर पार लड़ाई के वापिस लौटने वाले नहीं है। शिवसेना में अलग गुट बना लिया है और डटे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन कार्यकारिणी की बैठक के बाद अगला इनका क्या कदम होगा, इनकी बैठक होगी 1 बजे शिवसेना की कार्यकारिणी की बैठक है। उसके बाद एकनाथ शिंदे के जो गुट है, यहाँ पे विधायक मौजूद है इस होटल में, वहां पर वो बैठक करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे कार्यकारिणी की बैठक के बाद। लेकिन इतना तय है कि एक और बड़ी खबर आ रही है, बैठक जारी है, जल्दी से जानकारी देते हैं। महाराष्ट्र संकट को लेकर बीजेपी का मंथन तेज हो गया है। पारस हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पारस, अब यहां पर बीजेपी की कोशिश तो यही है, पारस पत्थर कुछ ऐसा मिल जाए जिसके जरिए वो अपनी सरकार बना ले। विपक्षी नेताओं के साथ जो मंथन इस वक्त चल रही है देवेंद्र फडणवीस की, क्या है एजेंडा, क्या स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है, कौन कौन से नेता पहुंचे हैं जिसको लेकर आप जानकारी देंगे पारस? पारस की आवाज नहीं। जी जी जी, बोले बोले बोलिए। सबसे पावरफुल इंसान अभी हम अगर किसी को कह सकते हैं तो वो है देवेंद्र फडणवीस, और दूसरे हैं एकनाथ शिंदे, तो गुवाहाटी में बैठे हैं। ये केंद्र बिंदु बन गया है। लगातार 5 दिनों से हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। लगातार एमएलए जो हैं बीजेपी के, वो दूर दूर से आ रहे हैं, महाराष्ट्र के कोने कोने से यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ उनसे मिलकर जा रहे हैं। पूरी तरीके से प्लान ऑफ एक्शन जो है वो तैयार किया जा रहा है। कुछ देर पहले रामदास अठावले जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। कुछ न कुछ प्लान ऑफ एक्शन जो है वो तैयार किया जाएगा। कल जो मीटिंग हुई थी, इसी जगह पे मीटिंग हुई थी जहां पे वरिष्ठ नेता आशीष शेलार हो, मंगल प्रभात लोधा हो, बाकी के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के, वो यहाँ मौजूद थे। और जो 16 लोगों को डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस जो शुरू करने वाली थी शिवसेना, जो याचिका दायर करने वाली थी, उस पर मंथन किया गया था। आज भी कुछ इसी पूरे मुद्दे पर मंथन किया जाएगा। बीजेपी की हलचल अब तेज हो गई है। हमने लगातार देखा है कि पहले दिन से हम बीजेपी को ऑफ द फ्लेम देख रहे थे, बट इन द फ्लेम कुछ दिनों से देखना शुरू किया है। जब गुवाहाटी लेके जाया जा रहा था सूरत से पूरे बागी कैंप को, तो मोहित कंबोज दिखते हैं उस स्टार्टेड फ्लाइट में। उसके बाद धीमे धीमे चीजें जो है वो खुल के सामने आने लगती है। चंद्र प्रकाश बाकी पाटिल साहब जो है वो वहां दिखते हैं, बाकी के लोग धीमे धीमे दिखने लगते हैं। लगातार शिवसेना के जो एमएलए हैं, जो विधायक हैं, वो गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। यहाँ पर लगातार एक्शन चालू है। जहाँ पर मैं हूँ लगातार गाड़ियां आ रही हैं। दूर दूर से जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पहुंच रहे हैं और लगातार देवेंद्र फडणवीस मंथन कर रहे हैं कि किस तरीके से अब प्लान ऑफ एक्शन किया जाए। क्योंकि एकनाथ शिंदे लगातार क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायक है, और अगर 40 से ज्यादा विधायक हैं तो अब इस पे कैसे आगे बढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था। उस वीडियो में उन्होंने बहुत सारे इशारे किए थे। उस इशारे में एक इशारा ये भी था कि महाशक्ति पार्टी है। अब उसका, अब आपकी बातों से पारस ऐसा लग रहा है कि गुवाहाटी में जो एमएलए बागी बनकर बैठे हुए हैं शिवसेना के, वो बीजेपी से ही तो कहीं हरी झंडी के इंतजार में नहीं है। क्योंकि जिस तरह की स्थिति मौजूदा वक्त में बनी हुई है, शिवसेना की ओर से उद्धव ठाकरे ने तो सीधे कह दिया है इस्तीफा नहीं देंगे, पुष्पा मूवी की तर्ज पर मैं झुकेगा नहीं। ऐसे में क्या ये माना जा सकता है कि अब बीजेपी मान चुकी है कि वो फिलहाल इस्तीफा देने नहीं जा रहे हैं? ऐसे में अब आगे की रणनीति भारतीय जनता पार्टी को ही बनानी पड़ेगी और विपक्षी दलों को मांग करना पड़ेगा कि फ्लोर टेस्ट हो जाए और बहुमत साबित करें उद्धव ठाकरे। जी की तरह बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी एक्शन में हमें दिख रही है। एकनाथ शिंदे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो हर बार ये दावा कर रहे हैं कि वो अब पावर पोजीशन में हैं और उनको जो विधायक जिनके लिए डिस्क्वालिफिकेशन डाला गया है, उनको भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो मुंबई वापस आएंगे। चीजें अब जो है एकनाथ शिंदे के कोर्ट में है। हम ये सब जानते हैं कि किस तरीके से आंकड़ों का नंबर चल रहा है, आंकड़ों का गेम चल रहा है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है, बट यहाँ पे कोई बोल नहीं रहा है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं उनके विधायकों से बात करने की कोशिश की, उनके नेताओं से बात करने की कोशिश की, बट कोई भी इस पूरे मुद्दे पर कुछ बोलना नहीं चाहता है। ये बेहद जरूरी है। कोई कुछ भी नहीं बोलना चाहता है। मतलब कुछ भी जो है वो स्ट्रैटेजी जो है वो तय कर रहे हैं।
मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बता दें, नवनीत राणा की ओर से, जो कि निर्दलीय सांसद हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि उद्धव ठाकरे पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए संजय राउत पर भी निशाना साधा है। संजय राउत के बयान पर नवनीत राणा की ओर से कहा गया है कि वो बौखला गए हैं। संजय राउत सांसद शिवसेना के, वो बौखला गए हैं, ये कहती हुई नवनीत राणा, जो हाल ही में लगातार अपने हनुमान चालीसा के लिए जानी जाती रही, जेल तक उनको जाना पड़ गया था, जिस तरह की स्थिति बन गई थी। फिलहाल अब संजय राउत के बयान पर नवनीत राणा की ओर से कहा गया है बौखला गए हैं। एक बार जरा सुनते हैं नवनीत राणा को। उद्धव ठाकरे जी ने रिजाइन तो दिया नहीं, घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए इतने ज्यादा अग्रेसिव पने से बाहर अपने रिप्रेजेंट करने वाले जो राज्यसभा मेंबर है संजय राउत जी को इस तरीके से बयान देने लगाते हैं कि सिक्योरिटी पूरे एमएलएस की निकाल लेते हैं, जो इनके ग्रुप को छोड़कर ओरिजिनल शिवसेना निर्माण करने के लिए बाहर गए हैं। तो उनको ये कहते हैं कि तुम्हारी सिक्योरिटी तो तुम्हें मिलती है, पर तुम्हारे परिवारों को सिक्योर करने वाला कौन आएगा? सीधे खुलेआम प्रेस के सामने वो सभी विधायकों के परिवार को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि आप बच जाओगे, पर आपके परिवार को कौन महाराष्ट्र में बचाएगा? इस तरीके से संजय राउत धमकी देते हैं। तानाजी सावंत जो विधायक हैं महाराष्ट्र के, आज उनके ऑफिस में ऐसे कई उद्धव ठाकरे के गुंडे भेजकर उन्हें तोड़ फोड़ किया। मुझे एक प्रश्न उद्धव ठाकरे जी को पूछना है, बड़ा आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी के एक भी स्पीच में, एक भी विचारधारा में आप कहीं बैठते हैं क्या? 56 साल उनके शिवसेना, एक भी विचारधारा में आप कहीं बैठते हैं क्या? 56 साल उनके शिवसेना को, ओरिजिनल उनकी विचारधारा को मानने वाले लोगों ने 56 साल उनके शिवसेना में निकाले। आज सडन ऑफ उनके ही कार्यकर्ता आज बाहर क्यों जाते हैं? सवाल बड़ा है। संजय राउत के इशारे के बाद कार्यकर्ता जिस तरह से तोड़फोड़ में लगे हुए हैं, अपने आप में कई सवालों को जन्म देता हुआ, लेकिन संजय राउत की ओर से क्या कुछ कहा गया था इस मुद्दे पर, सुनिए। वो डिप्टी स्पीकर के ऊपर अविश्वास ठहराव का प्रस्ताव ऑलरेडी दाखिल किया गया है, और जब यह अविश्वास का प्रस्ताव रहता है तो वो किसी को भी डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। ये 5 जजेस के बेंच का, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस डिसीजन के आगे जाके वो कोई फैसला लेंगे, और अगर ये फैसला लेंगे तो कानून पे कभी टिकेगा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिन पे अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है तो वो डिप्टी स्पीकर हमें डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते कानूनी तौर पे। ये पार्टी बहुत बड़ी है राज्य में और देश में। इस पार्टी को बनाने में हमने खून पसीना बहाया है। बाला साहेब ठाकरे जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, सभी कार्यकर्ता हो, तो ये पार्टी इतनी आसानी से कोई हाईजैक नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। ये पार्टी हमारे खून से बनी हुई पार्टी है। सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिया इस पार्टी के लिए। सिर्फ पैसा है किसी के पास, और पैसे की बल पर कोई पार्टी खरीद नहीं सकता। महाराष्ट्र में सियासी संकट के 5वें दिन आज सरकार बचाने की जंग कानूनी मोर्चे पर शुरू हो सकती है। आज डिप्टी स्पीकर 16 बागी विधायकों को नोटिस भेज सकते हैं। जवाब देने के लिए एक शर्त यह भी होगी कि उनको विधानसभा आना होगा। ऐसे में बागी विधायकों को भी बचाव के लिए कानूनी सहारा लेना पड़ेगा। उद्धव सरकार की चूल्हे हिलाकर गुवाहाटी के होटल में अपने गुट के साथ जमे एकनाथ शिंदे नंबर गेम में आगे हैं, ये बात साफ है। इस बात को शरद पवार ने मातोश्री में हुई बैठक में उद्धव ठाकरे को समझा दिया है। इसके बाद अब ये पूरा मामला कानूनी जंग में तब्दील होता दिख रहा है। डिप्टी स्पीकर के जरिए शिंदे गुट को झटका देने की तैयारी है। महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल का महाराष्ट्र विधानसभा में आना इसी की तरफ इशारा करता है, और एडवोकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी के आने के कुछ वक्त बाद ही ये फैसला हो गया कि शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर की तरफ से नोटिस थमाया जाएगा। उनको 26 जून की शाम 5 बजे तक जवाब देना होगा। विधायकों से कहा जाएगा कि वो विधानसभा में मौजूद रहें। इससे पहले शिवसेना की अर्जी को डिप्टी स्पीकर ने मंजूर कर लिया था। शिवसेना ने इन विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। ये वो कार्रवाई यह थी
कि हमने कल कहा था कि हमारे उपाध्यक्ष साहब को हमने विनती की थी कि ये सभी जो विधायक है उनमें से कुछ 12 लोग नाम देते, फिर हमने 4 और बढ़ाए, 16 लोगों को अपात्र करने की बात हमने की थी। कल परसों में ये सारे जो सदस्य हैं उनको अपात्र करने की नोटिस जाएगी और वो उनको मिलेगी और उसके बाद में घमासान होगा। डिप्टी स्पीकर बागी विधायकों पर गाज गिराने वाले हैं, लेकिन शिंदे गुट पहले ही खुद स्पीकर नरहरी झिरवाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे चुका है और कह चुका है कि डिप्टी स्पीकर कोई भी बड़ा फैसला नहीं कर सकते, लेकिन शिवसेना इसको लेकर भी अपना तर्क दे रही है। उसका कहना है कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ दिया गया नोटिस ही गैर कानूनी है। उन्होंने मांग किया उसके ऊपर अविश्वास बताने की, वो मांग की, वो भी कानूनन नहीं है। मांग करने वाले ऑथेंटिक होने चाहिए, मांग करने वाला विधायक होना चाहिए। विधायक कहाँ है पता नहीं, नोटिस कितने भेजी पता नहीं, तो उधर क्या हो गया, नोटिस कौन दे रहा है? वो तो ऑथेंटिक साइन होगा मेल पे, तो मेल पे नहीं आई, नोटिस आई है, नोटिस पे ऑथेंटिसिटी नहीं है। अब जरा डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल की बात सुनिए, जो कह रहे हैं कि एक्शन कानून के मुताबिक होगा। कानून में जो जैसा होगा वैसा करूंगा। वैसा तो लगता है वो जांच करने के लिए उसको सामने बुलाना पड़ेगा। मैं अभी पढ़ रहा हूँ क्या क्या है वो, उसके बाद मैं डिसीजन लूंगा। शिंदे गुट ने ताकत तो जुटा ली, लेकिन अब देखना यह है कि कानूनी जंग में वो अपने बचाव में क्या तर्क देता है। मुंबई से साहिल जोशी के साथ ऋत्विक, आज तक। बागियों को लेकर सख्ती दिखाने के साथ साथ उद्धव ठाकरे लगातार संकट से उबरने के लिए इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं। शिवसेना का कार्डर भावुक माना जाता है और इसीलिए ठाकरे परिवार की रणनीति का अहम हिस्सा है इमोशनल कार्ड। आता मी काय टिश्यू लावते, काय रडत बिडत नाहीये, मला कोविडमुळे जरा डोळ्यातून थोडं पाणी येतं, नाक कधीतरी गळते। उद्धव लाख सफाई दें कि ये आंसू कोरोना की वजह से हैं, लेकिन इन आंसुओं के पीछे का दर्द समझने के लिए सियासत का पारखी होने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धव ठाकरे के हर लफ्ज में वो दर्द साफ तौर पर उभरकर सामने आ ही जाता है, जो अपनों के साथ छोड़ने की वजह से उनको मिला है। कहां तो उन्होंने एक नया प्रयोग करके विचारधारा से मेल नहीं खाने वाली पार्टियों के साथ तालमेल कर सरकार बनाई, और कहां एक झटके में सरकार के साथ उनकी पार्टी पर ही संकट के बादल मंडराने लगे। इसीलिए उद्धव को सफाई देनी पड़ रही है कि ये आंसू दर्द के नहीं हैं। आता मी काय टिश्यू लावते, काय रडत बिडत नाहीये, मला कोविडमुळे जरा डोळ्यातून थोडं पाणी येतं, नाक कधीतरी गळते। आंसू बीमारी के हैं, लेकिन लफ्ज उद्धव के दिल से निकल रहे हैं। आज उन्होंने अपने कॉर्पोरेटर्स से बात की तो उनका दर्द जुबान पर आ ही गया। उन्होंने कहा कि जिनको पाला वही धोखा दे गए। बोललो आणि मी वर्षा सोडला आणि माझ्या मातोश्रीमध्ये आलो। काही जणांचे मला फोन आले, आजही येत आहेत की उद्धवजी तुम्ही वर्षा सोडायला नाही पाहिजे होतं। म्हटलं का? नाही, लोकांना असं वाटतं तुम्ही जिद्द सोडली। म्हटलं मी जिद्द सोडणाऱ्यातला नाहीये, मी मोह सोडला, पण जिद्द नाही सोडणार मी कधी, कदापि जिद्द नाही सोडणार। आणि ज्या गोष्टी आपल्या नाहीतच त्या सोडायचा मोह हा असू नये का? उद्धव के दर्द और आंसुओं से हटकर जरा ये तस्वीरें भी देखिए, जब सीएम हाउस वर्षा से उद्धव के सूटकेस निकलने लगे थे। रात 10 बजे वो परिवार के साथ अपने निजी घर मातोश्री के लिए बढ़ चले थे और तब उनका ये इमोशनल कार्ड काम करते दिखा था। रास्ते भर भारी तादाद में शिव सैनिक थे जो उद्धव का साथ देने के लिए नारेबाजी कर रहे थे। तो क्या अब ठाकरे के पास इमोशनल कार्ड खेलने के सिवाय कोई चारा नहीं रह गया? ये कार्ड असरदार हो सकता है, क्योंकि शिवसेना ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता भावनाओं के आधार पर ही मजबूती से पार्टी से जुड़ा होता है। उसके ठाकरे परिवार के साथ वफादारी भी भावनाओं पर ही आधारित होती है। अब देखना यह है कि उद्धव ठाकरे सिर्फ इमोशनल कार्ड के बूते सत्ता बचा पाते हैं या नहीं। साहिल जोशी, आज तक।